मित्रों, आज हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता एवं अजंता से प्रश्न हैं जो आपके एनवीएस से लेकर आर्ट से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं प्रश्नोत्तर 1। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त सिलखड़ी की मोहरों का आकार क्या था? इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ये 1 इंच। मित्रों, हम प्रश्न के उत्तर थोड़ा लेट में बताएंगे, तब तक आप चारों प्रश्नों के चारों आंसर देख लीजिए। आपको जो सही लगता है वो अपना जांच लीजिए कि कितना मैं सही करता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, हड़प्पा की खोज 1921 में किस विद्वान द्वारा की गई? इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, बी। आगे देखें, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी किस पद्धति से बनाई गई है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी किस पद्धति से बनाई गई है? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, बंद मधुशिष्ट विधि से। आगे देखें, नंबर 5, लाल बलुए पत्थर की बनी योगी की मूर्ति शिव का योगी रूप कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका हड़प्पा। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। ये आपका सही होगा आहड़। प्रथम नगरी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, गुप्त सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा सी। सिंधु सभ्यता में पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये आपका 6, बी। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो इसमें आपका सही होगा म्यूरल, सी। निम्नलिखित स्थलों के खोजकर्ता को सुमेलित कीजिए। ये आपका है ए, राखलदास बनर्जी, 2 है चानुदड़ो, एनजी मजूमदार, रंगपुर, माधव स्वरूप वत्स, हड़प्पा, दयाराम साहनी। तो ये आपका जो है ऑप्शन सब सुमेलित हैं। क्या हैं? सुमेलित हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी। ये आपका सही होगा वास्तुकला के लिए। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका कुषाण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ताम्र। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी। ये सही होगा आपका चित्राक्षर लिपि। आलमगीरपुर स्थित है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सही आपका ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन थी? इसमें धौलावीरा आपका सही ऑप्शन होगा बी। प्रथम धातु मूर्ति जो नृत्यरत युवती नृत्यांगना की है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये आपका सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में मुहरों पर सर्वाधिक सुंदर अंकन हुआ है। ये आपका सही ऑप्शन ए, पशु वृषभ।
नंबर 21 देखें, सिंधु सभ्यता की मोहर किस आकार में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये आपका सही ऑप्शन है बी, चौकोर। सिंधु कला में मिट्टी की मूर्तियाँ किस विधि से बनाई गई? तो इसमें देखिए चकोटी पद्धति, तक्षण विधि, चाक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा चिकोटी पद्धति। सिंधु मुहरें सर्वाधिक किसकी बनी है? तो ये आपका सही होगा बी, सेलखड़ी। लोथल कहाँ स्थित है? सी, हिंदुस्तान में। 25 नंबर, धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये आपका सही ऑप्शन कच्छ में। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा पुरातात्विक उत्खनन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी है? ये आपका सही ऑप्शन होगा मिट्टी की। अजंता कहाँ स्थित है? ये आपका होगा सही ऑप्शन महाराष्ट्र। अजंता के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बुद्धचरित्र। अजंता के गुफाओं को सर्वप्रथम किस अधिकारी ने देखा? तो इसमें आपका सही होगा जॉन स्मिथ। अजंता के चित्र किस शैली में बने हैं? ये इसमें होगा आपका देव शैली। मार विजय साड़ों का युद्ध चंपे जातक अजंता किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपका पहली गुफा। 35 नंबर, पद्म पाणि अवलोकतेश्वर एवं वज्रपाणि बोधिसत्वों का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपका सही होगा पहली गुफा। 34 नंबर, दर्पण में सखियों के साथ मुख देखती स्त्री का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा सी, पहली गुफा। बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह को क्या कहते हैं? स्तूप, संघाराम, चैत्य, वेदिका। तो सही ऑप्शन इसमें होगा संघाराम। बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये वैभव, दुखी मन का, सहानुभूति का, शालीनता का। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, वैभव का। महत्वपूर्ण प्रश्न 37, लियोनार्डो द्वारा सिस्टाइन पूजा गृह में निर्मित अंतिम भोज ईसा की आकृति की तुलना अजंता के किस चित्र से की गई है? मार विजय, बोधिसत्व पद्म पाणि, मरणासन राजकुमारी, सरस्वती का चमत्कार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी। 38 नंबर, निम्नलिखित अजंता के चित्रों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ये है गुफा संख्या 1 बोधिसत्व पद्म पाणि, गुफा संख्या 2 माया देवी का स्वप्न, गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी, गुफा संख्या 17 राहुल का समर्पण। तो मित्रों ये आपका सुमेलित है। 39 देखें, अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा गया है? यथार्थवादी शैली, प्रकृतवादी शैली, व्यक्तिवादी शैली, आदर्शवादी शैली। तो ये आपका सही ऑप्शन है प्रकृतवादी शैली। पूजा गृह जहाँ महायानी बौद्ध के प्रतीक अस्थि अवशेषों को संरक्षित रहते थे उसको कहा जाता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा चैत्य। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रतीक से, दूसरा है रेखा से, तीसरा है रंग से और चौथा ऑप्शन है प्रकाश से, छाया से। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश से, छाया से। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रकाश से, छाया से। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 21। तो दोस्तों अजंता के अंतर्गत है वो रेखा शैली का प्रयोग है वो 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार की? 20 शैलियों की। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? दोस्तों नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने इस ग्रंथ में 49 यानी कि 49
भावों को है वो विवेचन किया गया है। कितने भावों को? 49 भावों को बताया गया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला में कौन सा तत्व है वो समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती है, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला और नाट्य कला। तो इसमें दोस्तों ले है वो समान रूप से प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी समूह की कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रगतिवादी समूह यानी कि जो पैक ग्रुप समूह है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बोलते हैं जिसमें, तो इसमें 1947 में उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1947 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी और एक साल बाद 1948 में मुंबई में इसकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 में केरल के किल्लीमनूर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के किल्लीमनूर गांव में। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा था? ये जो समकालीन कलाकार दे रखे हैं 4, इनमें से कौन से कलाकार पर है वो बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था? तो असित कुमार हलदार, इन पर है वो बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन.एस. बेंद्रे, तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर असित कुमार हलदार। अगला क्वेश्चन देखिए, एन.एस. बेंद्रे किस कला समूह से संबंधित थे? एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे है वो किस कला समूह से संबंधित है? तो दोस्तों जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में उनसे संबंधित हैं। कहाँ पे? जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? किस भारतीय कलाकार के जो चित्र है उनकी प्रतिलिपियां ज़्यादातर घरों में पाई जाती है? तो वो है चौथा ऑप्शन, राजा रवि वर्मा के जो चित्र है इनकी प्रतिलिपियां सर्वाधिक घरों में पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? दोस्तों थ्रू द आइज ऑफ जो पेंटर फिल्म है ये एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई गई। तो एम एफ हुसैन पर बनी थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन यानी कि स्पष्ट जो रेखांकन करने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? वह है के हेबर। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कांटीगिरी कर्षण हेबर। के हेबर का पूरा नाम क्या है? कांटीगिरी कर्षण हेबर, जो सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये जो इनके शॉर्ट नेम दे रखे हैं तो इनके फुल नेम भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। राजस्थान में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसमें एक बार पूछा गया था कि हेबर का पूरा नाम लिखिए। तो इस तरीके से फुल नेम भी पूछ सकते हैं, तो इनका फुल नेम भी ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? जी.एन. टैगोर की जो चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी? ये दोस्तों जी.एन. टैगोर का इसका पूरा नाम है गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर इनकी कला में है वो घनवादी शैली का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। जी.एन. टैगोर, इसका पूरा नाम होता है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो घनवादी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो पैनल तैयार किए गए थे तो उनमें कौन सा विषय था पैनलों में? तो भारतीय ग्राम्य जीवन पर आधारित जो है बैकग्राउंड पैनल लगाए गए थे, तो भारतीय ग्राम्य जीवन से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल, हसनराज, रामा दरिया, ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों कंपनी शैली या इसे कह सकते हैं पटना स्कूल, तो इस शैली के प्रसिद्ध कलाकार है वो ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ था? दोस्तों पहाड़ी शैली है तो इसमें रसमंजरी जो ग्रंथ है इसका चित्रांकन पहाड़ी शैली की किस उपशैली में हुआ था बताइए? तो ये बसोली शैली में हुआ था। किसमें? बसोली शैली में। तो ये भानुदत्त के द्वारा किया गया था। भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी का अंकन बसोली शैली में किया गया था। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन देखिए, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक नायक रहे। महाराजा संसार चंद है वो
एक शैली के प्रमुख पोषक है वो न्यायिक संरक्षण के रूप में रहे थे, वह शैली कौन सी है बताइए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, कांगड़ा शैली। राजा संसार चंद है वो कांगड़ा शैली के प्रमुख पोषक व नायक रहे थे। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन देखिए। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है। प्रकृति चित्रण से सर्वाधिक चित्र है वो प्रकृति से संबंधित सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है पहाड़ी शैली में। किस शैली में हुआ है, पहाड़ी शैली में। प्रकृति शैली यानी कि जो लैंडस्केप पेंटिंग बनती है प्रकृति से संबंधित, वो पहाड़ी शैली में सर्वाधिक महत्व मिला है। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। हमजानामा का दोस्तों चित्रांकन है वो मुगल शैली में हुआ था, और ये किसके संरक्षण में हुआ था, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किसके संरक्षण में पूरा हुआ था, हमजानामा अकबर के संरक्षण में पूरा हुआ था हमजानामा का चित्रांकन। और हुमायूं के काल में हमजानामा की शुरुआत हुई थी, और चित्रांकन है वो अकबर के काल में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 68 का। अगला क्वेश्चन देखिए 69, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। दोस्तों मुगल शैली में किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। यानी कि दोस्तों जो पेंटिंग बनाई जाती है, पेंटिंग के जो चारों तरफ हाशिए बनते हैं, तो इनका चौड़ा आकार, हाशियों का चौड़ा आकार वो किस शासक के काल में हुआ था, तो ये शाहजहां के काल में शुरू हुए थे। 69 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए 70, अकबर के शासनकाल में विद्वानों ने एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया। फारसी अनुवाद क्या कहलाता है। देखिए अकबर के शासनकाल में विद्वानों ने एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, और ये अनुवाद क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है रज्जमनामा। क्या कहलाता है, रज्जमनामा। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और रज्जमनामा वर्तमान में जयपुर में संग्रहित है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन पे देखिए, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन देखिए जहांगीर है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है शाहजहां, और चौथा दे रखा है औरंगजेब। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर। जहांगीर के काल में जो दरबारी में चित्रण हुआ था वो यूरोपीय शैली के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 72 क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत है वो प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था, मंसूर। ये दोस्तों मुगल शैली में जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर, जो पक्षी चित्रकार में प्रसिद्ध माना जाता है भारत में। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बनी ठड़ी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था। दोस्तों बनी ठनी किस दरबार के चित्रकारों की रचना थी, तो ये किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार थे उनके दरबार में चित्रित हुई थी बनी ठनी। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। दोस्तों संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। रागमाला, रघुचित्र, सबिया या पिछवाई। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। 74 क्वेश्चन का देखिए, संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रागमाला जो ग्रंथ होता है उसमें संगीत से संबंधित चित्रों का चित्रण किया जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। 75 क्वेश्चन है कि चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ये दोस्तों मेवाड़ के शासकों ने वो संरक्षण प्रदान किया था अपभ्रंश शैली को। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चोर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी। दोस्तों चोर पंचाशिका जो ग्रंथ है वो कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी, तो इसमें राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी में। कब लिखी गई थी, 16वीं शताब्दी में चोर पंचाशिका ग्रंथ का चित्रण किया गया था। विल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, विल्हण के द्वारा। विल्हण के द्वारा चोर पंचाशिका ग्रंथ है वो 16वीं सदी में लिखा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 का। अगला क्वेश्चन देखिए 77,
राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। राजस्थान की जो कोटा शैली है उनके विषय क्या है? तो राजस्थान की कोटा शैली में सर्वोत्कृष्ट है वो पशुओं का चित्रांकन हुआ था। किसका? पशुओं का चित्रांकन। तो 77 का पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली में पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र सर्वाधिक बने हुए हैं। तो 77 का पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप है वो किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली, दक्षिण शैली, पहाड़ी शैली या अभ्रंश शैली? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अभ्रंश शैली। कौन सा? राजस्थान शैली का आरंभिक स्वरूप है वो अभ्रंश शैली से प्रभावित था। दोस्तों जो ये अभ्रंश शैली है ना, अभ्रंश शैली के बाद है वो राजस्थान शैली का विकास हुआ था अभ्रंश शैली से। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 78 का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 79 क्वेश्चन हमारा, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? पटचित्र जो राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक बने हुए हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। पटचित्र वो होते हैं जो कपड़े पे बनाए जाते हैं। किस पे दोस्तों? पटचित्र समतल धरातल यानी कपड़े पे बनते हैं पटचित्र, उन्हें कहते हैं। तो ये नाथ द्वारा शैली में बने थे। किसमें? नाथ द्वारा शैली में जो पिछवाई पेंटिंग बनती है वो पटचित्र होते हैं। कपड़े पे कृष्ण जीवन से संबंधित कृष्ण लीलाओं को दर्शाया जाता है नाथ द्वारा में। तो ये नाथ द्वारा शैली है, इसमें पटचित्र राजस्थान की शैली में सर्वाधिक बनी हुई है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये किस काल की है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? शुंग काल की। किसकी है? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं इनकी खोज हुई थी किस काल में? शुंग काल में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 क्वेश्चन का। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? जो मनुष्य है वो अपने मन के भाव है उनको कला के माध्यम से वो प्रकट करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये दोस्तों रस्किन के द्वारा कहा गया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीक है उसके अंदर पेस्टल रंगों का प्रयोग होता है। पेस्टल रंग है वो टेम्परा तकनीक में काम आते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा और इस पहले वाले में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों टेम्परा तकनीक है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अजंता गुफा से मिलती है। जो अजंता गुफा इनमें जो चित्र बने हैं फ्रेंस्को विधि में, किसमें? फ्रेंस्को और टेम्परा दो तकनीक में बने हुए हैं। किसमें? टेम्परा और फ्रेंस्को दो विधियों से बने हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्सेटिव किसमें प्रयुक्त होता है? दोस्तों फिक्सेटिव है, फिक्सेटिव का मतलब है फिक्स करना यानी स्थायीकरण के लिए प्रयोग होता है। ये किसमें होता है? पेस्टल रंगों में। पेस्टल रंगों को लंबे समय तक स्थायी रखने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग होता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खसड़ा क्या है? दोस्तों खसड़ा आप बोल सकते हैं या बोलते हैं मैं खाका। खसड़ा या कह सकते हैं खाका क्या चीज़ है? ये जो स्केच को बोलते हैं, खाका तैयार करते हैं, स्केच बनाना, जो स्केच बनाते हैं किसी आकृति का उसे खसड़ा या खाका कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर क्या है? टेक्सचर तो धरातलीय गुण होता है। पोत जो होता है धरातल का गुण पोत कहलाता है। पोत को हम इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पोत। जो धरातल का गुण है पोत, वही टेक्सचर होता है, धरातल का गुण कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला, कृषि, पशुपालन का विकास है वो किस काल में हुआ था? दोस्तों चित्रकला और कृषि व पशुपालन इनका विकास है कौन से काल में हो गया था? तो वो नवपाषाण या बोल सकते हैं मैं उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत है वो चित्रकला का विकास हो गया था। साथ में कृषि करने लग गए थे और आदि मानव है वो पशुओं के साथ संबंध दोस्तों की तरह पशुओं को रखने लगे, यानी कि पशुओं का वो पालन करने लगे थे। अपनी सुरक्षा के लिए पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये किस पाषाण काल में हुआ था? नवपाषाण काल या कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें सर्वाधिक चित्र है वो हमें किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, मनुष्यों के, औजारों के, आखेट के। दोस्तों आखेट यानी कि शिकार से संबंधित जो चित्र है ना वो प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक मिले हैं।
आखिर जैसे भैंसे का शिकार हो गया, भालू का शिकार हो गया, जैसे शिकारी दृश्य है ना वो सर्वाधिक बने हुए हैं। तो इसमें आखेट हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक जो खोजे गए स्थल है तो उनमें उत्तर प्रदेश में खोजा गया स्थल कौन सा है? लिखुनिया। कौन सा है? लिखुनिया है जो उत्तर प्रदेश के अंदर खोजा गया स्थल है। तो वहाँ से चित्र मिले, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30 क्वेश्चन है। पंचमढ़ी गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी की गुफा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ है? एमपी में है वो पंचमढ़ी की गुफा है, एमपी में। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पे है? जिराफ ग्रुप का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कहाँ पे बना हुआ है? तो दोस्तों होशंगाबाद में बना हुआ है। कहाँ है? होशंगाबाद में है जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो दोस्तों घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र है ये सिहनपुर में है। कहाँ है? सिहनपुर में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिराफ ग्रुप का तो कहाँ है? होशंगाबाद में, और घायल भैंसे का कहाँ है? सिहनपुर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रागैतिहासिक मानव दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो मानव उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, नव पाषाण काल में चित्रकला प्रारंभ हो गई थी। तो उसमें जो मानव है रंगों में क्या मिलाते हैं? यानी कि जब हम रंगों का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं, कोई पेस्ट मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, इस प्रकार से कोई सामग्री मिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव थे ना चित्रकार्य करते थे तो वो रंगों में क्या मिलाते थे? तो वो रंगों में दोस्तों पशुओं की चर्बी है इनका प्रयोग करते थे पायस के माध्यम में। किसका प्रयोग करते थे? पशुओं की चर्बी का। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सर्वाधिक आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? विश्व का सर्वाधिक आदिम चित्र, सबसे आदिम चित्र यानी जो प्राचीन चित्र है, सबसे आदिकालीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो अल्तामिरा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अल्तामिरा है ये क्या है? एक गुफा है। कहाँ है? गुफा। अल्तामिरा गुफा है वो स्पेन में है, स्पेन देश है ना, वहाँ पे जो अल्तामिरा गुफा है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक आदिम चित्र प्राप्त हुए, विश्व का सबसे प्राचीन चित्र अल्तामिरा में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्री हिस्टोरिका पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिका पेंटिंग जो पुस्तक है इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना इसका विवरण दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो चित्रकला आदिमकालीन जो प्रागैतिहासिक चित्र है ना उनका संशोधन कर लिखा गया है, उसमें इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बॉड्रिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बॉड्रिक के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिरोंजी पीसते हुए 2 शिलाबट्टों की खोज किसने की थी? 2 शिलाबट्टों की खोज, हिरोंजी पीसने वाले 2 शिलाबट्ट इनकी खोज किसने की थी? तो ये की थी ब्रूस फुट ने। किसने की थी? ब्रूस फुट नाम का एक व्यक्ति था, इसने 2 शिलाबट्टों की खोज की थी। कहाँ पर की थी? ये दोस्तों की थी पल्लावरम। पल्लावरम स्थल कहाँ पे है? ये मद्रास के समीप है। यहाँ पे मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान से ब्रूस फुट व्यक्ति ने 2 शिलाबट्टों की खोज की थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ था? ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ था? नव पाषाण काल है दोस्तों। तो इसमें कृषि कार्य शुरू हो गया था, पशुपालन भी शुरू हो गया था और चित्रकला का भी विकास हुआ था। तो ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास है वो नव पाषाण काल में ही हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? दक्षिण भारत में खोजा गया सर्वप्रथम आदिम स्थल या कह सकते हैं सर्वप्रथम मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में खोजा गया स्थल कौन सा है? वेलारी। कौन सा है? वेलारी। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 39। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश से संबंधित है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस देश से संबंधित है दोस्तों? वो इराक देश से है, ना कि ईरान। किस देश से? इराक देश से संबंधित है दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता है ना इसके में जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्थल है तो उनमें मेसोपोटामिया में जो खोजे गए जो कुछ मिले हैं उनके संबंध मिलते हैं। जैसे मोहरे हो गई, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे मिले ना वही उसी प्रकार की मोहरे मेसोपोटामिया में मिली है। तो इससे में पता लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ना उनका व्यापारिक संबंध है वो मेसोपोटामिया देश से था। और मेसोपोटामिया जो देश है जो वर्तमान में इराक देश है। कौन सा? इराक देश है, वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता है।
तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसे की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों कांसे से बनी हुई जो नटराज की मूर्ति है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये जो वर्तमान में नटराज की जो कांसे की मूर्ति है, ये वर्तमान में कहाँ है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ है दोस्तों? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है मोहनजोदड़ो की जो प्राप्त मूर्ति, कांसे की नटराज मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार, जो हड़प्पा संस्कृति में खोजे गए स्थल है उनमें हमें जो खुदाई में विशाल स्नानागार के हमें विशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। और दोस्तों मोहनजोदड़ो और जो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो से में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक दड़ किससे बना है? हड़प्पा से जो प्राप्त नर्तकी का दड़ प्राप्त हुआ है ना, पुरुष नर्तक दड़, वो किससे बना हुआ है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है, उससे बना हुआ है जो पुरुषक नर्तकी दड़। और ये वर्तमान में कहाँ है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ये भी संग्रहित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में किया गया? दोस्तों पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे क्या पूछा, देखिए ध्यान से देखिए, नहीं किया गया, यानी कि पत्थरों का प्रयोग है वो किस काल में नहीं हुआ था? उत्तर वैदिक काल दोस्तों इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ था। गुप्त काल में भी पत्थरों का प्रयोग हुआ था, स्तंभ बने हुए। वैदिक काल में भी पत्थरों का प्रयोग हुआ था। और ये जो सिंधु काल है, सिंधु सभ्यता का जो काल है सिंधु काल, इस काल में भवनों में पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भवनों में ईंटों का प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा कि पत्थरों का प्रयोग है वो किस काल के भवनों में नहीं किया गया था? तो सिंधु काल के भवनों में प्रयोग नहीं हुआ था पत्थरों का। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? दयाराम साहनी है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो सन 1921 में की थी। कब की? 1921 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थलों में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो खोजे गए स्थल हैं उनमें सबसे पहले खुदाई है वो किस स्थल की हुई थी? तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो स्थल है कौन सा? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1921 में जिसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे ये स्थल है जो सबसे पहले खुदाई हुई थी, तो सबसे प्राचीन स्थल हड़प्पा होगा। इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोपड़ किस नदी के किनारे है? दोस्तों रोपड़ सभ्यता, जो रोपड़ सभ्यता है ये वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ सभ्यता कहाँ पे है? पंजाब में। जो एक नदी है, प्रसिद्ध नदी है जो सभी जानते हैं, कौन सी नदी है? सतलज। सतलज नदी के किनारे रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है। तो ये सतलज नदी के किनारे है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है आंसर हो जाएगा। 46 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47, हड़प्पा संस्कृति की मोहरें किससे निर्मित है? हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें मिली है हमें वो किससे बनी है? वो दोस्तों सेल खड़ी मिट्टी से बनी हुई है। एक चिकनी मिट्टी होती है, यह सेल खड़ी मिट्टी का प्रकार है। तो इस मिट्टी से वो क्या बनी हुई है? मोहरें बनी हुई है जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई है। और दोस्तों कुछ मोहरें हैं जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में भी संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? हड़प्पा कालीन जो खोजे गए सभ्यता के स्थल है भारत में, तो इनमें कौन सी बस्ती है वो सबसे बड़ी है? तो दोस्तों धौलावीरा बस्ती है वो सबसे बड़ी है। और धौलावीरा है दोस्तों ये एक 4 दीवारी से घिरी हुई है।